नेक्स्ट वन इज हेलोजन लैम्प, या इसको आप आर्गन हेलोजन लैम्प भी कहते हैं। या ऑल्सो known as tungsten halogen lamp. Design almost similar. अंदर से tungsten filament and filled with argon gas. So construction is similar to incandescent lamp. Filament is made by tungsten filled with argon gas. अगेन जो फ्रीक्वेंसी आप प्रोड्यूस करते हैं वही फ्रीक्वेंसी बाहर मिलती है। जो फ्रीक्वेंसी आप प्रोड्यूस करते हैं वही फ्रीक्वेंसी आपको बाहर मिलती है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? If thickness of the filament is reduced, जैसे जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है सीरीज सर्किट में, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहीं पे पावर लॉस ज्यादा होता है और उसी पॉइंट से एनर्जी लिमिट वो एमिट करती है। ठीक, अगर आप थिकनेस बहुत ज्यादा घटा दें, देन फॉर सेम पावर लॉस heat will be increased. Therefore, temperature increases and more light is obtained. ठीक, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है इसका ड्यू टू थिन फिलामेंट या थिन टंगस्टन फिलामेंट, इट्स वेपराइजेशन। मेटल्स भी हाई टेम्परेचर पे पिघल करके टूटते हैं ना, इन सम वर्ड्स उसको भी आप वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। वेपराइज होकर बीच में से मेटल चला गया, सर्किट ब्रेक हो जाता है। इट्स वेपराइजेशन इज मोर, therefore lifetime, yeah, lifespan of such lamp is small. ये बहुत ज्यादा लाइट तो देता है लेकिन इसकी लाइफ बहुत कम होती है, इसके फिलामेंट जल्दी जल्दी खराब होते हैं, तो हम इस बहुत लंबे समय तक आप इसको यूज नहीं कर सकते।
8 दिन 10 दिन, 1 2 महीने में, 1 महीना भी मुश्किल से चलता है, ये खराब हो जाता है। ठीक। आप इसमें अदर मेजर्स क्या कर सकते हैं? पहला, इफ द फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, filament is surrounded by, what we call it, quartz material, its life increases। अगर फिलामेंट को आसपास में क्वार्ट्ज मटेरियल डाल देंगे तो बल्ब का या लैंप का लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक। सेकेंड, ऑल्सो efficiency कैन बी इंक्रीज्ड। efficiency बढ़ जाएगी कहाँ पे? also efficiency can be increased by a coating on bulb। ये बल्ब मेड अप ऑफ ग्लास होता है ना? it is IRC। IRC stands for infrared coating। एनर्जी को बाहर आने नहीं देगा। ठीक। इंफ्रारेड कोटिंग से, या अब इस पे जाएं, अगर एप्लीकेशन डिसाइड करें, पहला तो कैन नॉट बी यूज्ड इन इंटरनल लाइटिंग सिस्टम। घर के अंदर या इंटरनल, या कमरे के अंदर इस तरह के लाइटिंग सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? प्राइमरी रीजन इज वर्किंग टेम्परेचर इज हाई, तो इट विल अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ रूम ऑल्सो। ये पूरे कमरे का टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, इतना हाई टेम्परेचर इसका खुद का वर्किंग टेम्परेचर है। ठीक। अगर थोड़ा बहुत यूज करना भी चाहते हैं, इफ यूज्ड इन इंटरनल लाइटिंग, देन IRC कोटिंग is required। typical lifetime of such lamp is around 2000 hours। इससे ज्यादा यूज नहीं हो सकता। या टिपिकल या मैक्सिमम कर लीजिए इसको। ठीक। एप्लीकेशन में जो आता है, इट इज क्वार्ट्ज एलोजन lamps are used in scientific
मेडिकल एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स and simple halogen lamp is suitable for illumination of sports ground, park, factories, airports, etc. Is more suitable for other information क्या required? में डाल सकते हैं कि ड्यू टू मोर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से द बल्ब साइज हैज टू बी comparatively लार्जर। दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें है कि इसका टेम्परेचर इतना हाई है कि अगर कोई सॉफ्ट मटेरियल जैसे कोई कपड़ा वपड़ा उसके कांटेक्ट में आया ना, ये तुरंत आग पकड़ लेगा, जलने लगेगा। ठीक। सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर इट में लीड टू फायर या बर्निंग हैजार्ड्स, ये नुकसान क्रिएट कर सकता है। सो इसको नॉट एडवाइज्ड टू बी यूज्ड ऑन प्लास्टिक और वुडन स्ट्रक्चर्स। लकड़ी के पोल पे ये लैंप नहीं लगाएंगे। एक- इतना काफी है हेलोजन लैंप में। नाउ लास्ट लैंप इज, ये नोट कर रहे हैं ना आप लोग साइड में? जी। ठीक, ये नोट कर लीजिए। कल वाला भी मैं समराइज, क्या उसमें वैसे मेरे समझाने लायक कुछ है नहीं, रटवाने वाली बात होगी तो किसी दिन याद करने के लिए अलग से मेमोरी क्लास ले लेंगे। मैं अभी आधे घंटे से 1 घंटे से कोशिश कर रहा था लास्ट क्लास के बाद से, ये पीडीएफ मेरे से बना ही नहीं, क्योंकि जब लिखना ही है यहीं पे तो क्लास में ही लिख लेंगे, शायद आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। लिख के आकर के रीडिंग करता तो मैं शायद उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं हो पाता, बहुत बोरिंग हो जाता फिर। लास्ट लैंप इज एलईडी। ना ना ना, CFL, फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट का स्पेलिंग चेक करिए, सही है? ठीक। नो अगेन, इनका भी एप्लीकेशन इनकैंडेसेंट लैम्प जैसा ही, जो घरों में यूज होने वाले थे वो भी, ये भी घर में ही यूज होते हैं, लिमिटेड लाइट
का सोर्स होता है. So the introduction of CFL is can be compared to incandescent lamp on application. एप्लीकेशन के बेसिस पे आप CFL को इनकैंडेसेंट लैंप से ही कंपेयर कर सकते हैं. अदर प्रॉपर्टी uses less energy and longer life. एनर्जी कम लगता है, ठीक, लेकिन लाइफ ज्यादा होती है. अगेन लॉन्गर लाइफ एक और चीज से बैलेंस हो जाता है. इनिशियल कॉस्ट इज हाई. इनकैंडेसेंट लैम्प वाले बल्ब बजाज वाले जो आप फिलिप्स के आते थे, अगर आपने बचपन में खरीदे हो तो वो 20 रुपए 10 रुपए के आते थे. CFL 100-200 रुपए का आता है. इट इज 10 टाइम डिफरेंस, ठीक. लेकिन इनकी लाइफ जो जो थोड़ी ज्यादा होती है, वो बल्ब जल्दी फ्यूज होते हैं, ये थोड़ा सेम उतना पहुंच जाते हैं. एंड ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम luminous output as incandescent lamp. उनके जैसा ही आउटपुट होता है, ठीक. अच्छा, ये लॉन्गर लाइफ लगभग लगभग कितना होता है? इट इज 6,000 to 15,000 hours. Incandescent lamp का आउटपुट it is around 750 to 1,000 hours. अगर आप लाइफ और वो कंपेयर करिए तो 10 रुपीज एंड 100 रुपीज, 10 टाइम्स का डिफरेंस है ना. जी लगभग इसमें भी वही डिफरेंस है, 10 टाइम्स का. तो ओवर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने 100 रुपए का बल्ब 2 महीने चलाया, या 50-50 के दो बल्ब 2 महीने बदल दिए, ये जो ओवरऑल इफेक्टिव कॉस्ट सेम है ना. जी तो दिस इज डायरेक्ट MCQ. इन अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, effective cost of CFL becomes equal to effective cost of incandescent lamp. incandescent lamp और इसका लगभग लगभग इफिशियंसी सेम हो जाएगा, इफिशियंसी या इफेक्टिव कॉस्ट. नाउ CFL में और इंफॉर्मेशन क्या है? CFL works on both AC and DC. 2 पॉइंट और उसके बारे में, फिर वर्किंग पे चलते हैं, काम कैसे करता है. AC और DC दोनों पे आराम से काम करता है, ठीक. अब दूसरे पॉइंट में 2 पॉइंट और लिखेंगे इसमें, फिर कुछ फीचर्स, देन प्रिकॉशंस, इसमें कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे. सैलिएंट फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है इसमें.
पहला वोल्टेज लिमिट 220 टू 240 वोल्ट। दूसरा लॉन्ग लाइफ। तीसरा हाई ब्राइटनेस। फोर्थ लो पावर कंजम्पशन। सारा कंपैरिजन इनकैंडेसेंट लैंप से है। क्विक स्टार्टिंग। नो इंटरफेरेंस टीवी और रेडियो। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अब फ्लोरेसेंस एमिशन पे काम करता है। फ्लोरेसेंट लैंप टीवी रेडियो को अफेक्ट करते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप एनर्जी लेवल इतना कम है, ठीक, तो ये उसको अफेक्ट नहीं करता है। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है सेलुलर फीचर में, अगेन डायग्राम, नॉट फिट फॉर टर्निंग लाइट्स। व्हाट आर टर्निंग लाइट्स? थोड़ा आइडिया नहीं है। कार की हेडलाइट होती है ना, जी जैसे जी। जिसको आप टर्न टर्न कर सकें, ओके। ये इसका ब्राइटनेस टर्न होने में टाइम लेता है। ओ। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट, एक मिनट रुक जाइए, मैं देखता हूँ इसमें और कुछ जरूरी है कि नहीं। नहीं है। वर्किंग आप ऑलमोस्ट उसी पे जा सकते हैं। वर्किंग इज सेम एज, इसको नोट करके लिख लीजिएगा स्टार लगा के। वर्किंग इज सेम एज मर्करी फ्लोरोसेंट लैम्प। जो इसका वर्किंग है वो मर्करी फ्लोरोसेंट लैम्प जो था आपने पढ़ा होगा वैसा ही है, ठीक। लो प्रेशर मर्करी फ्लोरोसेंट लैम्प जैसा ही इसका वर्किंग है, ठीक। डिफरेंस क्या है? बट ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज it is used with some fixers like DC fixer, emergency lighting fixer, etc. कुछ चीजें इसमें अलग से लगानी पड़ती हैं। पहला डीसी फिक्सर फॉर डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई पे ये काम कर पाएगा। ठीक। या नोट में ही एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप,
not suitable if there is fluctuation in voltage. इसको हाईलाइट कर लीजिए। देखिए, और कोई लैंप को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा लैंप या क्या चीज यूज नहीं होगा, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन में CFL यूज नहीं होता है। क्लियर? जी। ना। ठीक ठीक। हो गया सारे तरह के लैंप। LED भी है क्या? जी सर। लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड है क्या? सर। इट इज अ डायोड। ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में मैं नहीं जाऊंगा अभी, कि जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो जंक्शन पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो गर्म होता है, और डिपेंडिंग ऑन कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है जंक्शन ग्लो करने लगता है, तो LED से लाइट निकलने लगती है। ये है एक डायोड। अच्छा, डायोड है तो ये AC पे काम करेगा कि DC पे काम करेगा? एसी सर। ओनली ऑन DC सप्लाई। LED DC सप्लाई पे ही काम करता है। सर अगर आप एसी AC सप्लाई। जी। डायोड में तो एसी पे काम भी काम करते हैं ना सर डायोड। घर वाले CFL की बात कर रहे हैं, LED की बात कर रहे हैं आप? नहीं मतलब मैं डायोड की बात कर रही हूँ डायोड। नहीं नहीं, तो आप डायोड पे वो फिर फॉरवर्ड रिवर्स हो जाएगा ना। रिवर्स बायस कंडीशन में वो करंट को रोक देगा। हम्म। तो अगर ग्लो करना है, इट हैज टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। हम्म। ठीक, तो हमेशा फॉरवर्ड बायस रहने के लिए वो AC सप्लाई चाहिए कि DC सप्लाई चाहिए? एस एसी DC चाहिए। डीसी डीसी। सारे LEDs DC पे ही काम करते हैं। और जो हम हम्म। लोग घरों में ला के लगाते हैं ना LED, उसको आप एक बार हम्म। खोल के देखिएगा, उसके पीछे बहुत बड़ा सर्किट लगा रहता है। हम्म। अगर आप इसको इफ यूज्ड ऑन AC, अगर आप AC पे यूज करना चाहते हैं तो सप्लाई हैज टू बी रेक्टिफाइड। हाँ सर रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा शायद ना तब एसी पे भी। रेक्टिफायर हाँ। लगा रेक्टिफायर लगा रहता है पीछे। हम्म। ये भी अच्छा, सर। LED कितने कितने रुपए की आती है? एलईडी। 100 200, ये हम्म। यही रेंज है ना पैसे का। हम्म। आप एक बार DC LED खरीद के देखिएगा, 12 वोल्ट वाली, वो 10 20 रुपए में आ जाती है। AC वाला LED जो हम घर में लगाते हैं AC सप्लाई पे, वो कॉस्टली इसीलिए होता है बिकॉज सप्लाई हैज टू बी, पहली बात देखिएगा इसको तुम सी, सप्लाई को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक।
एंड फिल्टर्ड। रेक्टिफायर से पल्सेटिंग डीसी मिलता है, ये सुनो। अगर सप्लाई फ्लक्चुएशन पल्सेटिंग डीसी है तो एलईडी भी फ्लक्चुएट करेगा, और थोड़ा बहुत करता भी है। तो अगर आप एसी पे यूज करना चाहते हैं तो पहले तो एसी सप्लाई को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद फिल्टर भी करना पड़ेगा। ठीक। नाउ क्या हो गया, वर्क्स ऑन द वर्किंग वोल्टेज। डायोड का वर्किंग वोल्टेज कितना होता है? थ्री टू 7 एन वोल्ट। इतने वोल्ट पे ये काम करते हैं। ठीक। हम इनको लगाते कितने पे हैं? 220 वोल्ट पे, है कि नहीं? जी सर। हम इनको यूज करते हैं 220 वोल्ट पे। तो फॉर वर्किंग एट हायर वोल्टेज, many diodes are connected in series। हाई वोल्टेज पे काम करने के लिए ऐसे बहुत सारे डायोड सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक। आप जब कभी बल्ब लाएंगे ना, ऐसा होता है बल्ब, ये सुनो। जी। आप इस कैप को हटा के देखिएगा, सामने से एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा, और उसमें बहुत सारे एलईडी ऐसे रहते हैं, सब के सब जलते हैं। ये सब के सब सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब इससे फायदा नुकसान दोनों होता है। अगर एक बल्ब ये फ्यूज हो गया, एक बल्ब का ये खराब हो गया एलईडी, तो इट इज ओपन सर्किट, ये सुनो। जी। ओपन सर्किट मतलब बाकी सब भी जलना बंद कर देंगे। ठीक। इसमें से कोई एक भी अगर खराब होता है तो पूरा स्ट्रक्चर एलईडी जलना बंद कर देता है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये पूरा बल्ब खराब नहीं हुआ है, कुछ एक प्रॉब्लम आई है उसके बाद भी बंद कर देता है। अब इसमें जो है इंजीनियरिंग क्या कहता है और हम लोग प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, जब आपकी एलईडी खराब हो जाती है तो आप उसको फेंक देते हैं जी। और नई खरीद के लाते हैं। ये सुनो, जी। इट इज प्योर मार्केटिंग स्कीम। आपका एलईडी खराब नहीं हुआ था, उसमें से कुछ एक खराब हुआ था, अगर आप इसको रिप्लेस कर देते तो वापस ये आपको मिल जाता। लेकिन कंपनी जानबूझ के इसको प्रोवाइड नहीं करती है ताकि आपको फेंक करके दूसरा लेना पड़े। ठीक। एक और तरीका, अगर आपके घर में एलईडी खराब हो जाए, ये खराब हो गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट को उठा के शॉर्ट शॉर्ट कर दीजिए, बाकी सब जल जाएंगे तुरंत। ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मिलती है कि लिखते तो हैं हम लोग इसको, लेकिन प्रैक्टिकल में ये देखने को नहीं मिलता है। रिलायबिलिटी या ड्यू टू सीरीज कनेक्शन, पूरा लिख लीजिए, ड्यू टू सीरीज कनेक्शन, रिलायबिलिटी इज लेस। रिलायबिलिटी से कम होती है। एक मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। ऑन व्हाट प्रिंसिपल हम लिख रहे हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट कम है? इस प्रिंसिपल पे ही, इसका कोई एक कंपोनेंट खराब होगा, उसको चेंज करके ये मेंटेन हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है ऐसा। टिक मारने के लिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है।
It can be easily repaired. ठीक, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ना जानते हुए इसमें हम आते हैं। नोट, इसमें सर एक थोड़ा सा एडवांटेज, स्क्रीन ऊपर कर दीजिए ना। एक बहुत मेजर एडवांटेज है। और थोड़ा सा ऊपर सर। हो गया सर। Such a lamp has highest luminous efficiency. Is around 200 lumens per watt. इतना आपने कभी और किसी में देखा नहीं होगा। तो ये एलईडी जो है लाइट प्रोड्यूस करने वाले 10 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 7 वाट, 9 वाट, ये सब भी आता है। इतना लो वाट का जो एक हाई एफिशिएंसी, लो वाट मीन्स हाई एफिशिएंसी, और कोई लैंप नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम भी, एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला आपको, लुमिनस एफिशिएंसी इज हाईएस्ट, लगभग लगभग 200 लूमेंस पर वाट। एंड इसका जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम इज इट प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऑलमोस्ट monochromatic light. So we have जो विजिबल लाइट की रेंज है ना, कहाँ से कहाँ तक, 3500 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। मैनी wavelengths आर एब्सेंट, बहुत सारी वेवलेंथ एब्सेंट होती हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप बहुत दिन तक सेम एलईडी की लाइट में रहते हैं तो बहुत सारे कलर्स आप पहचान ही नहीं पाएंगे, तो अलग अलग कलर्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो एलईडी की लाइट में बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए। बेस्ट लाइट इज सनलाइट, आफ्टर दैट बेस्ट लाइट है जो है वो इनकैंडेसेंट लैम्प या सीएफएल की लाइट है। एलईडीज आर नॉट प्रैक्टिकली गुड, दे आर ओनली इकोनॉमिकली गुड। ठीक, अब लास्ट पॉइंट कंक्लूजन में, therefore commercial lamps या electric lamps has range of luminous efficiency। luminous efficiency का रेंज पूछे मार्केट में जितने भी लैंप अवेलेबल हैं तो कहाँ से कहाँ तक है, 10 to 200। हाँ, जो सबसे स्मॉलेस्ट लैंप था लुमिनस एफिशिएंसी, इट इज 10
ल्यूमेंस पर वॉट टू 200 ल्यूमेंस पर वॉट। मैक्सिमम किसका है? LED, एलईडी। ये इस मिनिमम किसका है? आर्क, आर्क लैंप। ठीक। तो नंबर 1 पे आता है एलईडी, नंबर 2 पे आता है CFL, उसके बाद बहुत सारे आएंगे, और लास्ट पे आता है आर्क लैंप। तो ये CFL का कितना है? 100 के आसपास रहता ओके, है। लिखा नहीं है क्या उसमें? है सर। जैसे 75 to 100 बढ़ा दीजिए इसको, थोड़ा सा 120 कर लीजिए। लूमेंस पर वॉट 120 के आसपास मिलता है इसमें, विदाउट IR कोटिंग, जो घरों में लगाते हैं, सॉरी हेलोजन में नहीं, CFL में। डन। जी। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अरे, ये भी ठीक। बहुत ज्यादा आ गया। नाउ सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वापस आते हैं। अब हमारे पास है लाइटिंग स्कीम। ठीक, इसको पढ़ना है। तो लाइटिंग स्कीम डिपेंड करता है कि किस जगह का लाइटिंग आप कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ, या एरिया रिक्वायर्ड और एरिया ऑफ लाइटिंग। समझ जाएंगे ना? आपको कमरे का लाइटिंग करना है तो अलग तरह से होगा, गार्डन में लाइटिंग करना है तो वहां पर रिक्वायरमेंट्स अलग है, आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड का लाइटिंग करना है वहां पर रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, स्ट्रीट का लाइटिंग करना है तो वहां पर रिक्वायरमेंट अलग है। यही टोटल 4 एप्लीकेशन होते हैं। इंडोर लाइटिंग, गार्डन और आउटडोर लाइटिंग। थर्ड फ्लड लाइटिंग, जो आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड में और फेस्टिवल्स में करना होता है। एंड फोर्थ वन इज स्ट्रीट लाइटिंग। टोटल इतने ही तरह की लाइटिंग होती है, लेकिन बट कॉमन रिक्वायरमेंट्स आर, अब requirements of proper lighting, we can say that. पहला है, क्या आपको चाहिए वैल्यू ऑफ illumination रिक्वायर्ड। एक, इसको सिर्फ एग्जांपल से, कहानी बातचीत के माध्यम से आप आराम से पढ़ सकते, समझ सकते हैं। अपोज करिए आप कमरे के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं,
रूम के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको ना तो बहुत ज्यादा लाइट चाहिए, ना बहुत कम लाइट चाहिए। या सुनो, जी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइटिंग चाहिए जो आपको आइस को जो सूदिंग इफेक्ट दे। ठीक। आप जब रूम से लाइटिंग चाह रहे हैं, मतलब लाइटिंग है मतलब रात की बात होगी, तभी तो आप इल्यूमिनेशन चाहिए आपको। जब निकल के रूम के बाहर जाके बैठते हैं जहां आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, क्या उतना ही लाइट चाहिए वहां पे भी? नहीं सर। थोड़ा कम चाहिए। रूम जितना लाइट रहेगा वहां पे तो आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन पोजीशन अलग अलग कंफर्ट जोन होते हैं। एंड दिस ओनली दिस लाइन इज एन एंटायर इंजीनियरिंग, जिसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग। ठीक। अब कहाँ पे कितना चाहिए होता है, किसको चाहिए होता है, वो बच्चे हैं तो अलग होगा, बड़े हैं तो अलग होगा। ठीक। वहाँ पे काम क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, खाना बन रहा है दैट दैट विल बी डिफरेंट चाहिए आपको। वहाँ पे फैक्ट्री है तो वहाँ पे कुछ और चाहिए। सिलाई हो रही है दैट इंटेंसिटी रिक्वायर्ड इज डिफरेंट। ठीक। तो इतने सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, अगर आप लिखने बैठे तो फिर ये सब्जेक्ट ही ले जाएगा अलग अकेला। सेकंड, दूसरा कैलकुलेशन रिक्वायर होता है कलर ऑफ लाइटिंग। ठीक। नॉर्मली जब आप पढ़ाई करते हैं या घर के अंदर हैं तो आपको हर वेवलेंथ चाहिए, हर जगह हर वेवलेंथ नहीं चाहिए। जैसे एक्स जी रेज हैं, जब आप जहाँ पे एक्सरे मशीन लगी होती है, या फिर जब डॉक्टर लेकर के आपको लाइट करके कुछ चेकअप करते हैं या इंटरनल चेकअप करते हैं, या बाहर भी आप जब वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हैं, तो हर जगह कलर की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, दैट्स अगेन इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग। हम बस ये देख रहे हैं क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है। एंड एब्सेंस ऑफ ग्लेयर, ग्लेयर नहीं होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ शैडो, शैडो नहीं बनना चाहिए। ग्लेयर, फ्लिकर एंड शैडो आर ऑलवेज नेगेटिव और नॉट रिक्वायर्ड थिंग। ठीक। जी इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड लिखवा दूं क्या? लिख लीजिए। एग्जाम में आएगा नहीं, बहुत डीप में जा चुके हैं। अ, सबसे कॉमन वाले पे जाते हैं पहले। ऑफिस वगैरह अगर है, हंड्रेड लक्स। इट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल, जहाँ पे वाइंडिंग की जाती है रिक्वायरमेंट इज अराउंड 200 लक्स। मशीन शॉप फिटिंग वर्क, अब इसमें दो कैटेगरी आ जाता है। रफ वर्क 150 लक्स, फाइन वर्क 200 लक्स। एवरेज लिविंग रूम, एवरेज लिविंग रूम अराउंड 60 लक्स।
ड्राइंग ऑफिस 250 लक्स। आप सिर्फ दो याद कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते, बाकी हटा दीजिए। एवरेज लिविंग रूम इज 60 लक्स। ड्राइंग ऑफिस इज अराउंड 250 लक्स। अच्छा, ये स्टडी रूम कितना होगा? टेक्निकली स्टडी रूम एंड लिविंग रूम आर डिफरेंट, दोनों अलग होते हैं। 100। 250। ऑफिस 300. पढ़ रहे हैं मतलब वो ऑफिस है। ओके। ठीक। अब इसमें डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन ये भी होता है कि आपको दिन में विंडो से कितनी लाइट आनी चाहिए, टेरेस से कितनी आनी चाहिए, ठीक, एंट्रेंस साइड से कितनी लाइट आनी चाहिए, ये सब कैलकुलेशन होता है, लेकिन फिर अगेन हमको वहां तक नहीं जाना है, काम खत्म हो चुका है। नाउ लास्ट, टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट लाइटिंग, दूसरा है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, थर्ड वन इज सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, फोर्थ वन इज indirect lighting, जनरल लाइटिंग। ठीक, जैसा कि नाम से आप समझ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा इन सब में। जी। ठीक, अब वो डिफरेंस है क्या, बस उतना ही देखना है हमें। पूरा कहानी लिखवाने की जगह समझा करके सीधा पॉइंट लिख दूं जी। क्या? लाइटिंग किसका कर रहे हैं हम लोग? रूम। नहीं, लाइटिंग करना, कुछ करना हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया का होता है। ये पूरा आपका एक रूम है, ठीक, आप यहाँ बैठे हैं टेबल पे, ठीक, आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, तो दिस इज योर वर्किंग प्लेन। वर्किंग प्लेन, और यहाँ पे लगा है बल्ब, ठीक। अगर इस लैंप पे पड़ने वाला लाइट का 90% सीधा सीधा इस बल्ब से आ रहा है, 10% से भी कम लाइट है जो कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, बात समझ रहे हैं? जी। दैट स्पॉट विल बी अंडर डायरेक्ट लाइटिंग, और ये स्कीम डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम कहलाएगी। एग्जाम्पल जनरली एक्सपेरिमेंट्स या फोकस करके जब कोई काम करना होता है तो वहां पे सारा लाइट डाल दीजिए, डायरेक्ट लाइटिंग, और फिर वहां पे काम करिए देख करके। घरों में जो लाइटिंग होती है वो जनरल लाइटिंग है, वो डायरेक्ट लाइटिंग नहीं है, ठीक। सो डायरेक्ट लाइटिंग मीन्स more than 90% of light falling on working plane is directly
from lamp. Also most common. सबसे कॉमन स्कीम है। घरों में जो भी होता है, कहते हैं जनरल लाइटिंग है, लगभग लगभग वो भी डायरेक्ट ही होता है। रिफ्लेक्शन आपके दीवालों से रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं आता है। सेमी डायरेक्ट मीन्स 60 to 90% direct and 10 to 40% इनडायरेक्ट। समझ जाएंगे इतने से कि पूरा लिखूं? सर कितना पेज चला गया ना? लास्ट चल रहा है लाइन। बन जाएगा सर। सर हो जाएगा ना समझ इतने में? जाएगा, हो जाएगा सर। सेमी इनडायरेक्ट गेस कर सकते हैं क्या? 60 to 90% indirect and 10 to 40% डायरेक्ट। इनडायरेक्ट लाइटिंग का मतलब मोर देन 90% इज इनडायरेक्ट। यहां पे एक चीज कॉमन आती है, इनडायरेक्ट लाइटिंग आप कर ही नहीं सकते लैंप से। फॉल्स सीलिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक। इनडायरेक्ट लाइटिंग में ऐसा होता है, जैसे आपका रूम है ये और यहाँ पे छत है। ठीक। जो लैंप लगते हैं उस पे ये इस तरह से लगते हैं। लाइट पहले ऊपर जाती है, रिफ्लेक्टर्स पे लगती है, तब वापस आती है बाहर। ठीक। खास बात क्या होता है जब इनडायरेक्ट लाइटिंग आप करते हैं, मिनिमम शैडो, कोई शैडो नहीं बनता है। लाइट ऊपर जाएगी और एक बराबर नीचे आएगी। जब आपके ऊपर और सरफेस के ऊपर एक बराबर लाइट पड़ रहा है तो कोई एरिया डार्क नहीं होगा, ऑल विल हैव सेम। तो सॉरी, कोई भी वो नहीं बनता है। जनरल लाइटिंग में आप लिख सकते हैं कि lamps are made of diffusing glass which gives equal illumination in all direction। अब ये हर डायरेक्शन में इक्वल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए स्मॉल एरिया यहाँ पे रुका हुआ लाइट को स्टॉप किया होता है, बाकी पूरे एरिया से आपको बल्ब प्रोड्यूस, वो इस तरह के बल्ब जहाँ लगते हैं इस शेप वाले, उसको जनरल लाइटिंग सिस्टम कहते हैं। ट्यूब वाला सिस्टम जनरल लाइटिंग नहीं होता है। इल्यूमिनेशन पार्ट जितना चाहिए था उतना बहुत हो गया है, ओवर है अभी आपका। अब नोट कर लिया ना आपने? हैं सिलेबस पे आज का टेस्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स और
इसका है शायद, परसेंटेज का है। नहीं सब बता देंगे आपको। इसका रीजनिंग का एक कोई और टेस्ट भी होगा। कहाँ गया? ये सब हम कर चुके हैं और कुछ नहीं है। कोई नया वर्ड, ये सर्विस फीडर पिलर देख करके मत आइएगा, कुछ नहीं होता है ये। ये वाला पार्ट मेजरमेंट का ही है, तो ठीक। और ये हम लोग वैसे ही देख चुके हैं, जो हमने वो देखा था ना, पिन टाइप इंसुलेटर एंड वो सब कुछ वही। लाइटनिंग अरेस्टर अलग से कर सकते हैं। सो अर्थिंग कल करेंगे इसको। अर्थिंग को एक क्लास, दूसरा क्लास टैरिफ, ये कॉमन है पावर सिस्टम से। और एक दो सेफ्टी रूल्स वही बताना है। तीन चार, मैक्सिमम चार क्लास जाएगा। रूल्स का पीडीएफ दूंगा मैं, ठीक है? जी ठीक। सर, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप ले रहे हैं क्या? जी, Okay. इंजीनियरिंग मैथ्स मैं ले रहा था, बीच में रोका है क्योंकि एई के पेपर में इंजीनियरिंग मैथ्स आया ही नहीं है। जब एई के पेपर में नहीं दिया है तो जेई के पेपर में कैसे देंगे? जी सिलेबस तक हो गया आपका? ठीक है, चलिए। एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई है। अ, रविंद्र सर की ग्रैंड मदर जो एडमिट थी वो एक्सपायर हो गई हैं। तो या तो मैं लूंगा बचा हुआ सेक्शन, या तो उनके साथ एक सर हैं पवन सर, वो खत्म करेंगे। अभी मैं आज रात तक कंफर्म कर दूंगा आपको। ठीक है सर।